अब आज की डेट में अगर छोटी सी मैं बात कहूँ तो लोगों में एक आदत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि अपने बेड पर बैठकर खाना है। बिल्कुल। बेड पर बैठकर खाएंगे, अपना राहु खराब करेंगे और बेड पर बैठकर खाने से आपके सर पे कर्जा और पैसे की बर्बादी 3 गुना स्पीड से होनी शुरू हो जाएगी। कि जहाँ पर लोगों के आईवीएफ्स तक फेल हुए, वहाँ पर भी लोगों ने नेचुरली कंसीव किया। और दो ऐसे उपाय जो हर कोई कर सकता है। एक तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, घर के सेंटर से, ब्रह्म स्थान से, सेंटर से देखेंगे 45 डिग्रीज पे अगर आप देखें तो वहां पर एक कान्हा जी और यशोदा मैया की फोटो लगा लीजिए। तो इन केस लव मैरिज हो गई, कुंडली नहीं दिखाई और फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। फिर किसी को कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला कि आपकी कुंडली में ऐसा दोष था कि शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। एक जो दो रेमेडीज कोई भी कर सकता है, कोई भी कपल कर सकता है। तो कपल को मिलकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और वहां पे इकट्ठे बैठकर लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं तो उस पर लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स तो सिर्फ भविष्य मालिका को कॉपी करके कुछ प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो व्हाट इज़ योर थॉट एंड व्हाट इज़ योर पीओवी ऑन भविष्य मालिका? एक बोल्ड प्रिडिक्शन आपसे जानना चाहता हूँ मैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या करेक्शन आएगा? देखिए, इसका बोल्ड प्रिडिक्शन मैं आपको दो कैपेसिटीज में दूंगा, क्योंकि मैं स्टॉक ब्रोकर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अच्छा, तो कौन से नंबर्स को सबसे ज़्यादा डेट ट्रैप में फंसने से बचना है 2026 में? 2026 में अगर किसी नंबर को बहुत ज्यादा बचना है तो वो नंबर है मूलांक 7 और मूलांक 8। जो लोग सिंगल हैं, अप्रैल के बाद उनके रिलेशनशिप में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और जो मैरिजेबल एज में है, उनकी शादी होने के, ये बात मैंने एस्ट्रोलॉजी में फुल फ्लेज्ड एंटर करने से बहुत पहले 2014-15 से कहनी शुरू कर दी थी कि यूएसए विल फॉल डाउन एंड यूएसए विल कट डाउन इनटू 2 पीसेस। अच्छा। तो कब्र में पैर तो यूएसए के चचा ट्रंप डाल के ही जाएंगे। तो आज आपसे सीधी बात करते हैं, क्या 2026 पैसों के लिए खतरनाक साल होने वाला है? अगर आप इसी वहम से पूछ रहे हैं तो आज आपसे सीधी बात करते हैं, क्या 2026 पैसों के लिए खतरनाक साल होने वाला है? अगर आप इसी वहम से पूछ रहे हैं कि 2026 में कुछ बहुत लोगों ने डरा दिया है, धमका दिया है कि 2026 में तो पैसों का नुकसान होगा, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बात की जाए कि जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर, और खासकर अगर मैं 3 राशियों की बात करूं कि जिनके लिए थोड़ा सा समय मुश्किल रह सकता है, तो सिंह राशि, वृषभ राशि और तुला राशि। खासकर इन लोगों को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने फाइनेंसेस अगर डिसिप्लिन में रहकर ये नहीं प्लान करेंगे तो पैसे के लिए थोड़ा सा परेशानी लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप वैसे मुझसे पूछें कि पैसे को लेकर बहुत कोई नुकसान हो सकता है या पैसे की बर्बादी होगी, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। और आजकल देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा लोन्स ले रहे हैं, पर्सनल लोन, कार लोन और इवन क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉब्लम है या फिर कुछ ग्रहों का प्रभाव है कि लोग कर्जे में बहुत डूब रहे हैं? देखिए दीपक भैया, अगर इसकी बहुत प्रैक्टिकल सी बात की जाए तो इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है ही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी लोगों में देखी गई है। लेकिन जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट द प्लैनेट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर लाइफस्टाइल। जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर भी आपके उससे उसकी वजह से भी आप अपने ग्रहों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर लेते हैं। अब आज की डेट में अगर छोटी सी मैं बात कहूँ तो लोगों में एक आदत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि अपने बेड पर बैठकर खाना है। बिल्कुल। बेड पर बैठकर खाएंगे, अपना राहु खराब करेंगे और बेड पर बैठकर खाने से आपके सर पे कर्जा और पैसे की बर्बादी 3 गुना स्पीड से होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो फिर प्रॉपर डाइनिंग टेबल अगर किसी के घर में नहीं अगर है तो? किसी के घर में डाइनिंग टेबल नहीं है तो आप अपने घर में किचन में बैठकर चौकी पर बैठ के खाइए, वो सबसे अच्छा है। एक तो आपका सूर्य बहुत मजबूत होगा, आपका मंगल अच्छा होगा और आपको जिंदगी में कभी भी कर्जे की प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आएगी कि आपके ग्रह खराब कर रहे हैं। अच्छा, तो किचन में भी कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठना है, ऐसा भी कुछ है कि या? हाँ, इसको अगर हम बहुत अच्छे से बात की जाए तो फिर आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अच्छा। और एक चीज़ और है कि कौन, जैसे आपने राशि का तो बताया कि 3 राशि को ध्यान रखना है। अगर हम न्यूमरोलॉजी से उसको कनेक्ट करते हैं तो कौन से नंबर्स को सबसे ज़्यादा डेट ट्रैप में फँसने से बचना है 2026 में? 2026 में अगर किसी नंबर को बहुत ज़्यादा बचना है तो वो नंबर है मूलांक 7 और मूलांक 8। अच्छा। किसी हद तक अप्रैल के बाद, अप्रैल से लेके
जुलाई तक का समय, पूरे जुलाई तक का समय, नंबर 4 को भी सावधान रहना पड़ेगा। और आपका नंबर 4 है, शायद इसीलिए आपकी आंखें खड़ी हो गई। मैं नंबर 4 हूँ। हाँ, तो नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 8 को अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और अपने मनी डिसिप्लिन को अपने हैबिट्स में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ये साल थोड़ा सा फाइनेंशियली वरीसम रह सकता है। अगर किसी का पैसा रुका हो या फिर इनकम स्टेबल ना हो, तो उसके लिए कोई पावरफुल आप उपाय बताओ। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा उपाय है कि अगर तो आपका पैसा इस तरह से फंसा हुआ है कि किसी के साथ आपने कोई डील करी थी या अपने अपना एंड ऑफ द बार्गेन तो कर दिया, लेकिन सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, तो इसका बहुत छोटा सा एक उपाय है कि आप एक लोटे में कच्चा दूध डाल लीजिए, थोड़े से उसमें आप चावल डाल लीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और सोमवार से शुरू करके 11 दिन लगातार शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और साथ में एक घी का दीपक वहां पे जगाना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट का एक बड़ा हिस्सा आ जाएगा। अच्छा। और इस अगर हम बात करें कि लोगों के पैसे टिक ही नहीं रहे हैं, तो उसमें मैं एक बहुत छोटी सी आपको बात बताऊंगा कि अपने घर में जहां पर भी आप पैसे रखते हैं, कोई आपका सेफ है, कोई वॉल्ट है, कोई अपने अपने घर पे अपने अलमारी में पैसे रखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर या 2 दालचीनी की स्टिक्स अपने पैसों के साथ रख लीजिए। तो आप धीरे धीरे 3 हफ्ते के बीच अंतराल में आप देखना शुरू कर देंगे कि आपके पैसे आपके पास टिकने शुरू हो जाएंगे। ये तो बात हुई कि अगर किसी का कर्जा है या कोई पुराना कर्जा नहीं, अगर किसी के पूरा पैसे रुके हुए हैं वो जी। आने का, या फिर पैसे नहीं टिक रहे। बट अगर मैं कुछ ऐसी रेमेडी पूछूं कि एक हर कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा भी कर सके और अल्ट्रा रिच बनने के लिए 2026 में, तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है? बिल्कुल है। हम्म। सबसे पहली बात तो सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। हम्म। 2026 है, टोटल करेंगे 1 पे आएगा। वैसे तो सूर्य हर साल सूर्य ही रहता है, लेकिन अगर हमें खास तवज्जो देनी ही है तो सूर्य सबसे पहले क्या फॉलो करवाता है? डिसिप्लिन। क्योंकि सूर्य खुद भी डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, अपने टाइम पे आता है, अपने टाइम पे जाता है। तो नंबर 1 तो अपने डिसिप्लिन बहुत कीजिए और अपने डिसिप्लिन में रहिए और अपने हार्डवर्क पे फोकस कीजिए। इसके साथ साथ अगर एक रेमेडी आपको जरूर करना है तो मैं ये बात कहूंगा कि 3 लड्डू बूंदी के और साथ में थोड़ी सी दुर्बा अगर आप गणपति जी को वेंसडे के वेंसडे अर्पित करते हैं और उनके सामने बैठकर मंदिर में, घर के बाहर मंदिर में जाकर नियमित तौर पे आप जाकर करते हैं और गणेश चालीसा उनके सामने बैठकर एक बार अगर आप पाठ कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके फाइनेंसेस में आपको सर्ज देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है। एक चीज़ और पूछनी थी कि अगर हम थोड़ा सा लव साइड पे जाते हैं कि लव मैरिजेस लोग कर लेते हैं, तो अक्सर लव मैरिजेस में ऐसा ऐसा देखा गया है कि कुंडली मिलान नहीं कराते लोग। तो इन केस लव मैरिज हो गई, कुंडली नहीं दिखाई और फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, फिर किसी को कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला कि आपकी कुंडली में ऐसा दोष था कि शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, तो अब उनकी शादी हो गई है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई रेमेडी है? देखिए दीपक भैया, अगर बहुत प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो किसी की कुंडली देखकर इसका जवाब हम ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, सटीक दे सकते हैं। लेकिन इसका एक जो 2 रेमेडीज कोई भी कर सकता है, कोई भी कपल कर सकता है। तो कपल को मिलकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और वहां पे इकट्ठे बैठकर थोड़ा सा गुलाब जल भी आप उस कच्चे दूध में मिला सकते हैं और वहां पर शिवलिंग के पास बैठकर शिवालय में थोड़ा अपना मंत्र जाप कीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, चाहे शिव चालीसा पढ़ लीजिए। ये आप जरूर करिए। या आपका गुरु मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। और साथ में राधा कृष्ण मंदिर में जाकर रंग बिरंगे फूल दोनों मियाँ बीबी जाकर वहां पर अर्पित कीजिए राधा कृष्ण जी को। बहुत जल्दी इस चीज का रिजल्ट दिखता है और ये कोई भी कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कुंडली कैसी है या ग्रहों का प्रभाव कैसा है। तो ये तो हमने बात करी मैरिड कपल्स की, अभी हम उनकी बात करते हैं जो शादी करना चाहते हैं बट घर वाले नहीं मान रहे या कुछ भी उनके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चाहते हैं कि शादी हो जाए और नहीं हो पा रही, उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? देखिए, अगर तो प्रेशर ऐसा है कि वो शादी आपस में करना चाहते हैं, दोनों दोनों जन रेडी हैं आपस में, दोनों की कमिटमेंट है और घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा रेमेडी है कि नीम का पेड़ कहीं से भी ढूंढ लीजिए और नीम के पेड़ पर 43 दिन लगातार एक छोटी सी बॉटल शहद की लेके अर्पित करना, उसके ऊपर गिरानी शुरू कर मतलब दीजिए जड़ों में। तो धीरे धीरे जो कड़वाहट है, जो पेरेंट्स के मन में रिजर्वेशंस है, वो हटने शुरू हो जाएंगे। एंड इसके साथ आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि शिवालय में जाकर शिवलिंग पे तो दूध अर्पित कीजिए ही कीजिए, साथ में
आप माता पार्वती को श्रृंगार का थाल जरूर अर्पित कीजिए। और जो लड़की है, लड़की की तरफ से स्पेसिफिकली ये उपाय किया जाना चाहिए कि शिव पार्वती का, शिवलिंग और पार्वती माता का आपस में गठबंधन करवा दीजिए एक लाल मौली से या पीली मौली से। 7 राउंड्स दिलवाकर किसी पंडित जी को बोलकर करवा दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इससे। मेरे को ना आपसे एक चीज़ और पूछनी है भैया कि आजकल लोगों को ना कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या इसका कोई लिंक है एस्ट्रोलॉजी से? और क्या कोई उपाय अगर आप बता सकें? जी भैया, इसका सबसे पहला तो लिंक हमें देखा जाता है, हम एस्ट्रोलॉजी से 2 तरीके से हम इसको देखते हैं कि अगर आपका नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखा जाए तो अगर आपके ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर कंपेटेबल नहीं है तो वहां पर नाड़ी दोष वो बन जाता है। और हमें ये तो चार्ट देखकर ही पता चलेगा कि नाड़ी दोष का क्या निवारण हमें यहाँ पे करना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी कुंडली का पंचम भाव, 5th हाउस, वहां से हमें संतान का योग पता चलता है। और वहां पे संतान, अगर वो घर आपका कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है या हैमर्ड है या किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि वहां पर आप पे पड़ रही है, आपके उस ग्रह पर, उस घर पर पड़ रही है, तो मतलब आपको संतान योग में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो उसके लिए बेटर तो यही रहेगा कि हम कुंडली देखकर दोष निवारण इस चीज का बताएं। लेकिन आपके पॉडकास्ट पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पेज पर जाकर लोग रिव्यू चेक कर सकते हैं कि जहां पर लोगों के IVFs तक फेल्ड हुए, वहां पर भी लोगों ने नेचुरली कंसीव किया। और 2 ऐसे उपाय जो हर कोई कर सकता है। एक तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, घर के सेंटर से, ब्रह्म स्थान से सेंटर से देखेंगे 45 डिग्रीज पे अगर आप देखें तो वहां पर एक कान्हा जी और यशोदा मैया की फोटो लगा लीजिए, और कान्हा जी उसमें बाल रूप में हो और एक ऐसी फोटो हो जिसको देख के कि मन प्रफुल्लित हो जाए, वो फोटो वहां पर लगा लीजिए। और साथ में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जन मिलकर मंडे के दिन शिवलिंग पर अनार का जूस अर्पित करें। और ये ऐसा आपको मिनिमम 5 मंडेज करना है। अच्छा। और उसके बाद आप देखिए कि आपको आपके बॉडी में वैसे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपका माइंडसेट वैसा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, और ईश्वर की कृपा तो होगी ही होगी। भैया अभी थोड़ी सी बात हम करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर राशि की बात करूं 2026 में स्पेशली स्टॉक मार्केट में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं? देखिए, स्टॉक मार्केट में 2026 में मिथुन राशि को थोड़ा सा बचकर चलना है। अच्छा। मीन राशि को थोड़ा सा बचकर चलना है। धनु राशि को केयरफुली चलना है। मीन और धनु थोड़ा सा केयरफुली चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन और मेष, इनको तो खासकर फूक फूक कर कदम रखना है। लेकिन वैसे स्टॉक मार्केट में आप ज़रूरत से ज़्यादा चादर से बाहर पैर अगर नहीं पसार रहे हैं, अच्छे से केयरफुल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबके लिए ये समय अच्छा है। लेकिन जो राशियां हमने बताई हैं उनमें ज़रूर देख लीजिए कि अगर आप फॉल अंडर कर रहे हैं तो आप फूक फूक कर ही थोड़ा कदम सावधान रहना है। यस। और अगर हम इसी को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं तो कौन से मूलांक वालों के लिए 2026 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है और किसके लिए अच्छा नहीं है? मूलांक 1, 3 और 5 के लिए तो बहुत अच्छा समय है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय है। और अगर मूलांक 9 की बात की जाए तो अप्रैल के बाद से बहुत अच्छा समय इनके लिए चल सकता है। और जिनको सावधान रहना है स्टॉक मार्केट में, वो मूलांक है 7 और 8 फिर से। अच्छा। और बहुत केयरफुल इन्वेस्ट करना है इस साल में। एक बोल्ड प्रेडिक्शन आपसे जानना चाहता हूँ मैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या करेक्शन आएगा? देखिए, इसका बोल्ड प्रेडिक्शन मैं आपको 2 कैपेसिटीज में दूंगा, क्योंकि मैं स्टॉक ब्रोकर भी हूं और एस्ट्रोलॉजर भी हूं। अच्छा। तो बोल्ड प्रेडिक्शन मेरा ये है, आप अप्रैल मिड के बाद खुद देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट बाकी स्टॉक मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ऊपर ही जाएगा। अच्छा। यस। अभी जैसे आपने बोला इंडियन स्टॉक मार्केट, तो अगर हम बाहर की बात करते हैं यूएसए का फ्यूचर आप कैसा देखते हो? ये मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल। यूएसए में जो चचा ट्रम्प आके बैठे हैं, और उन्होंने जो हमारे एक इंडिया में भी चचा है जिनके बारे में कभी फिर देखेंगे, बात करेंगे अगर लगा तो, उनके जैसे लठ लेके सबके पीछे पड़ गए हैं, एक ही लठ से हाँक रहे हैं सबको। तो वो काफी पॉसिबिलिटी है कि वो यूएसए को कब्र तक लेके जाएंगे, खींच तो रहे हैं कब्र की तरफ। अच्छा। और जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ये बात मैंने एस्ट्रोलॉजी में फुल फ्लेज्ड एंटर करने से बहुत पहले 2014-15 से कहनी शुरू कर दी थी कि यूएसए विल
fall down and USA will cut down into two pieces. अच्छा। तो कब्र में पैर तो यूएसए के चचा ट्रंप डाल के ही जाएंगे, लेकिन यूएसए का आने वाला टाइम जो एक इनकी छवि थी सुपर पावर बनने की, या एक ये सुपर पावर थे, पूरी दुनिया को दादागिरी से चला रहे थे, वो अब इनका वर्चस्व 2027 मिड के बाद खत्म होगा. In USA will not be considered the kind of superpower it is being considered till now. तो अब कौन बनने वाला है सुपर पावर यूएसए के बाद? यूएसए के बाद एक थर्ड फ्रंट आएगा, एक सेकंड फ्रंट आएगा जो कि इंडिया, रशिया एंड चाइना होगा, जो लीड करेंगे. एंड यस, विश्व गुरु भारत ही होगा. क्या बात है, बहुत ही सुंदर. और आपने जैसे तीनों का नाम लिया, तो ये तीनों साथ ही चलेंगे आगे तक, या चाइना कभी इंडिया को धोखा दे सकता है? देखिए, चाइना की आने वाले समय में चाइना की हिम्मत नहीं होगी कि इंडिया को सुपरसीड कर जाए या इंडिया के साथ कुछ धोखा कर जाए. हाँ, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए. फितरत तो नहीं बदलेगी, लेकिन चाइना को ये भी जरूर आने वाले समय में रियलाइज होगा, और काफी हद तक होना शुरू हो गया है, कि इंडिया के साथ पंगा लेने का कोई खास फायदा है नहीं. और अगर मैं बात करूं कि आने वाले समय में क्या कोई बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं कि कुछ देशों के लिए हो सकता है. जैसे कि हमारे लेफ्ट एंड राइट में दो मुल्क हैं, हम हमसे ही अलग होके निकले हैं. तो इंडिया के लिए तो मैं भारत के लिए तो मैं पाकिस्तान और कन्फ्लिक्ट नहीं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं. बिल्कुल. तो उनके लिए कन्फ्लिक्ट ये रहेगा कि पाकिस्तान के भी कुछ 4 या 5 हिस्से तो होने ही वाले हैं. ये आई थिंक आपने पहले वाले पॉडकास्ट में भी आपने बताया था. और बांग्लादेश का भी समय आ गया है भारत में वापस विलय होने का. अच्छा. और नेपाल भी जल्दी विलय कर जाएगा भारत में. और आने वाले समय में अगर मैं थोड़ा सा लंबा सिनेरियो देख के चलूं, तो बहुत सारे देशों का एक विलय होना शुरू हो जाएगा, और अखंड भारत की ओर हम चल चुके हैं. हमारे कदम अखंड भारत की ओर शुरू हो चुके हैं चलना. भैया, जैसे अभी आप ये पूरा बता रहे हो कि अखंड भारत वाली बात, और कि आने वाला समय पूरा आपने जैसा सब बताया कि अभी वॉर्स भी बहुत सारी चल रही हैं और सब कुछ हो रहा है. अगर आपने सुना है भविष्य मालिका, पंडित काशीनाथ मिश्रा हैं, उनके साथ 4 पॉडकास्ट किए हैं, तो वो कहते हैं कि कलयुग खत्म हो चुका है और सतयुग आने वाला है, तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है. और मैंने बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी देखे हैं, मतलब लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, तो उस पे लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स तो सिर्फ भविष्य मालिका को कॉपी करके कुछ प्रिडिक्शन कर देते हैं. तो व्हाट इज़ योर थॉट एंड व्हाट इज़ योर पीओवी ऑन भविष्य मालिका? With all the due respect to the holy scripture and पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, मैं भविष्य मालिका को ओरिजिनल स्क्रिप्ट में मुझे नहीं पता कि आज कहीं अवेलेबल है भी या नहीं है. और यही क्यों कहा जाता है कि ये इवेंट तो भविष्य होने के बाद के भविष्य मालिका में ये इवेंट मेंशन्ड था. ये क्यों कहा जाता है? कहीं ये क्यों नहीं कहा जाता कि भविष्य मालिका में ये लिखा है तो इस तारीख को ये होगा? नहीं, जैसे कोविड का पहले से ही लिखा हुआ था, और लेकिन ये हमें कोविड के आने के बाद क्यों पता चला? वही तो मेरा सवाल है ना, कि हमें बाद में क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे तो ये लिखा था. आई टोल्ड यू सो कहना बहुत ईजी है. और साथ में जो आप कह रहे हैं कि कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग में हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कलयुग का अंत तो ये नहीं है. अच्छा. लेकिन हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज जरूर है. सतयुग के जैसा एक समय आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि भारत जब विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है, तो सनातन धर्म का अब जो रिवाइवल आपने पिछले 3-4 साल में देखा होगा कि बहुत अच्छा रिवाइवल हो रहा है, तो एक हद तक, एक काफी अच्छे हद तक राम राज्य की स्थापना दोबारा से होगी. राम राज्य जैसा एक राज्य जरूर स्थापित होगा. धर्म की दोबारा जय जयकार होनी शुरू होगी. तो अगर हम कहें कि कलयुग पूरी तरह से खत्म हो रहा है, नहीं. इंटरनेट पूरी तरह से खत्म हो रहा है, नहीं. बिल्कुल, क्योंकि वो बोलते हैं कि आने वाले समय में इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला. अगर किसी का टावर नहीं चल रहा तो वो अलग बात है. लेकिन अगर हम कहें कि कुछ समय के लिए 6-8 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए इंटरनेट ही बंद हो जाएगा, वो नहीं होगा. सनातन धर्म का एक पूरी दुनिया में फैलाव ऐसा आएगा कि उसको हम
सतयुग कह सकते हैं। बे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, यूएसए की, सब चीज़ों की, अभी हम इंडिया पॉलिटिक्स पे आते हैं। जी। आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं, और आपने मेरे ही पॉडकास्ट में, मतलब आपका और मेरा पॉडकास्ट में, आपने एक प्रिडिक्शन करी थी दिल्ली में इलेक्शंस की, वो बिल्कुल ठीक हुई। तो आप वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस हैं उसकी प्रिडिक्शन क्या करते हो? देखिए, वेस्ट बंगाल का जो हमने हाल देखा है तो थोड़ा सा तो वहाँ पे मशीनरी हिली हुई है। स्टेट मशीनरी थोड़ा सा बायस्ड है, टिल्टेड है एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं जो प्रश्न कुंडली से मैंने चेक किया था और जो वहाँ के जो हमारे मेन लीडर्स हैं टॉप ब्रास की अगर मैं कुंडली देखूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस बार बहुत मजबूत टक्कर दे रही है। एंड मैं तो ये कहूँगा कि 90% चांसेस है कि इस बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख सकती है। अच्छा, और अकेले ही सरकार बनाएगी बीजेपी, या? अकेले। अच्छा। जी। हम्म। भाई अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो अगर मैं मूलांक 1 की बात करूं, 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? या फिर आप मूलांक 1 के बारे में कॉमन चीज़ क्या बताना चाहोगे? अगर कोई ऑडियंस देख रही है और वो मूलांक 1 है तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? मूलांक 1 वालों को मैं एक चीज कहूंगा कि इस साल से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा सर्ज कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आने देना है और सामने वाले को भी थोड़ी सी तवज्जो देनी है। और मूलांक 1 वालों के बारे में अगर मैं एक बात कहूं तो मूलांक 1 वालों को अपनी बात सामने, अपना आर्गुमेंट लास्ट में रखने में, कि लास्ट वर्ड सिर्फ मेरा हो, ये उनका बहुत एक पेट एक हैबिट है उनकी। अच्छा। और इस चीज से इस साल में बचना है अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बचें। अगर हम मूलांक 2 की बात करें तो? मूलांक 2 वाले बहुत इमोशनल लोग, और इस साल में थोड़ा सा अपने आप को हेल्थ वाइज में और अपने स्लीप पैटर्न्स को थोड़ा सा अगर कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो यूनिक बात इनके बारे में की जाए तो चटपटा खाने के बहुत शौकीन होते हैं, और इस साल में चटपटा और स्पाइसी फूड थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो जेलुसिल और एंटासिड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। तो जिस चीज़ के शौकीन है वही कम करना पड़ेगा इस साल। कंट्रोल करना पड़ेगा। और हम मूलांक 3 की बात करते हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा 2026? मूलांक 3 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। करियर में बहुत एडवांसमेंट्स आएंगी। एंड जो लोग सिंगल हैं, अप्रैल के बाद उनके रिलेशनशिप में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और जो मैरिजेबल एज में है उनकी शादी फिक्स होने के चांसेस, और उनकी अच्छी जगह पे जो उनकी जैसी उनकी पसंद थी, जो चेक बॉक्सेस वो चाहते थे कि टिक हो जाएं, वो हो जाएंगे। और मूलांक 3 वालों की एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अपनी माँ से दूर होना इनको पसंद नहीं होता। मम्मा के बच्चे होते हैं ये। अच्छा। अभी आ रहा है मेरा फेवरेट नंबर, क्योंकि वो मैं खुद हूँ, नंबर 4। तो नंबर 4 के लिए आप बताओ। नंबर 4 के लिए ये साल रहेगा बढ़िया। अप्रैल से लेके जुलाई तक थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है सावधानी एज इन? अपने कंडक्ट में, अपने वे ऑफ वर्किंग में पर्टिकुलर रहने की ज़रूरत है, रेगुलर रहने की ज़रूरत है। और मूलांक 4 वालों की मैं एक बात बता दूं कि वॉन्डरलस्ट वाले लोग होते हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, और इनके प्लान्स बहुत सडनली बनते हैं कि बस चलो घूमने फिरने चलना है, चलो। ये तो मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा है जी। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 की। 5 के बारे में 2026 कैसा रहेगा 5 के लिए? 2026 5 के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मस्ती करेंगे, जो इनका दिल करेगा लेते रहेंगे। छोटे छोटे खर्चे, जैसे नया मोबाइल फ़ोन ले लिया, अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए, ब्रांडेड कपड़े ले लिए, कोई छोटे शॉर्ट ट्रिप्स लगा लिए, ये इनके होते ही रहेंगे। और एक चीज़ जो मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये लोग लोग कहते हैं 6 के बारे में कि दीज आर पीपल्स पर्सन, लेकिन एक्चुअली पीपल्स पर्सन होते हैं नंबर 5, क्योंकि इनको अपनी बातचीत के तरीके से सामने वाले का दिल जीतना, सामने वाले को अपने वश में करना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा जी। और नंबर 6, क्योंकि 6 नंबर को भी बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। 6 नंबर वालों को बहुत अच्छा माना जाता है। 6 नंबर वालों का इस बार थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स को बचकर चलने की ज़रूरत है। बहुत ईगो क्लैशेस रहेंगे और लड़ाई झगड़ा होने के बहुत चांसेस हैं। और अगर 6 नंबर वालों को मैं एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं वाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप, वाइल बीइंग इन अ मैरिज, आप बस जस्ट फॉर द फन आप बातें करते जा रहे हैं, नहीं मैं तो बस बात कर रहा था, तो योर पार्टनर कैन एक्चुअली गेट आफ्टर योर लाइफ। बचकर चलिए।
और 6 नंबर वालों की तो जग जाहिर है, लाइफ ऑफ पार्टी। अच्छा। इनको तो हर चीज में अपना धाक जमाने की आदत है, और ये नेचुरली भी इनमें एक कह दो कि वीनस की एक डायरेक्ट ब्लेसिंग है कि इनको लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए जल्दी चले अपने जाते आप हैं। ही मतलब मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं लोगों Yes. को। नंबर 7 जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि स्टॉक मार्केट में भी अपने 7 नंबर अच्छा नहीं बताया, हाय, तो ये तो 7 की मेरा बात। नंबर है। अच्छा, आप 7 हो। देखिए 7 नंबर मतलब वालों को 4 और 7 राहु केतु साथ में राहु के बैठे तो हैं। साथ में बैठे हैं। ठीक है। और 7 वालों को मैं ये कहूंगा कि रिलेशनशिप्स के लिए ये साल, खास करके मैरिड कपल्स के लिए बहुत 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 खतरनाक है। मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आने 110% श्योर है। और एक इसमें साथ में बात बता दूं कि जो लोग सिंगल भी हैं, कि जिन लोगों पे आप काउंट कर रहे हैं, नहीं नॉट नेसेसरीली कि योर बॉयफ्रेंड्स और योर गर्लफ्रेंड्स और योर बेस्ट फ्रेंड्स, ये जिस पर भी आप काउंट कर रहे हैं, वो इंसान भी समय आने पर हो सकता है कि आपको अपने असली रंग दिखा दे। और 7 वालों की मैं एक आपको बात बता दूं कि जो पर्सनली मैंने नोट किया, क्योंकि माई सेल्फ बीइंग नंबर 7, कि इनको एक सिचुएशन में बह जाना बहुत ईजी होता है इनके लिए। कंट्रोल करना खुद को बहुत मुश्किल है। अच्छा। और एडिक्शन में बहुत आगे ये नंबर चला जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं इमोशनली उससे कनेक्ट कर जाते हैं। तो यस, लाइफ लॉन्ग भी आप लोगों को मैं बात कहूंगा कि एडिक्शन से, कुछ ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है। आपको लगेगा कि आपको उसकी लत नहीं लग रही, यू जस्ट डूइंग इट फॉर फन, यू जस्ट डूइंग इट कैजुअली, लेकिन इवेंचुअली वो कब आपकी आदत बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। शनि की बात करते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर वालों के लिए समय जो रहेगा अप्रैल तक, आपका मेंटल स्ट्रेस इस कदर देगा कि आपको शांति नहीं लेने देगा। अच्छा। कोई चीज होगी भी नहीं तो आप उसको लेके ओवरथिंक करते रहेंगे। फादर के साथ इश्यूज, वर्क प्लेस पे आपके सुपीरियर्स के साथ इश्यूज, सीनियर्स के साथ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। लेकिन अगर अप्रैल तक का समय आप शांति से जबान बंद करके, आंख नीचे करके निकाल लेते हैं, तो अप्रैल के बाद से, मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए इतना फलदायक होने वाला है कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि आपको इतना कुछ हासिल हो गया। लास्ट नंबर 9 मंगल। नंबर 9, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली इस साल में जो लोग करियर में एडवांसमेंट्स ढूंढ रहे हैं, करियर में एडवांसमेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और नंबर 9 वाले आपको नए बिजनेस शुरू करते बहुत दिखेंगे। एंड एक बात मैं आपको बता दूं कि ये लोग वो होंगे जो फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे ये लोग खास करके रेस्टोरेंट बिजनेस में या कोई एक अच्छे बिजनेस में आपको एंटर करते दिख जाएंगे। और नंबर 9 वालों की एक मैं आपको बात, एक आदत बता दूं कि इन लोगों को हर किसी से अपने आप को सुपीरियर दिखाना बहुत अच्छा लगता है। वो कंपेटिटिव स्पिरिट इनमें बहुत जबरदस्त होती है। इसी को पॉजिटिवली यूज कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर इसी को नेगेटिवली यूज करके अपने ईगो को बूस्ट करना शुरू कर दें तो ये चीज इनको प्रॉब्लम में भी डाल देती है। भाई जैसे आपने कुछ कुछ नंबर्स के लिए ना, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए बोला कि अच्छा भी है, और कुछ के लिए बोला ठीक नहीं है। तो अभी हम रिलेशनशिप कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन नंबर का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, कि अगर रिलेशनशिप में अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपने देखना है तो सबसे अच्छा तो मैं कहूँगा 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन। अच्छा। जनरली देखा गया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने साल का, बहुत अच्छा जाता है। 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। अच्छा। क्योंकि एक इमोशनल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, और इमोशनल वाला प्रैक्टिकल वाले को अपना समर्पण कर देता है, तो प्रैक्टिकल वाला इमोशनल वाले को भी खींच के ले जाता है, अपने साथ में बहुत अच्छा कर लेता है। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। और 4 और 7 कैसा रहता है? क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि 4 राहु है जिसका सिर्फ सर है, और 7 केतु है जिसकी बॉडी है। तो मैंने ऐसा सुना है कि 4 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। वो कैसा कॉम्बिनेशन है? 4 और 7 का कॉम्बिनेशन ना कभी कभी टॉक्सिक बन सकता है, और ये मेजर केसेस में टॉक्सिक ही बनता है। अच्छा। क्योंकि एक इंसान सिर्फ दिल से सोच रहा है और एक इंसान सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोच रहा है। आई रिफ्यूज टू अग्री कि ये हर बार अच्छा कॉम्बिनेशन ही बनेगा, जरूरी नहीं क्योंकि है। दोनों सेम पेज पे नहीं है। सेम पेज पे है ही नहीं, और सेम पेज क्या है, ये तो बुक ही अलग अलग है। एक बुक है और एक ब्लैक बोर्ड है, ऐसा है। क्योंकि एक को सिर्फ अपने दिल की सुननी है और एक को सिर्फ अपने दिमाग से बाकियों को चलाना है। एक को दूसरों को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है और एक को बाकियों से अपने आप को फॉलो करवाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये
टॉक्सिसिटी की तरफ रिलेशनशिप ज़्यादा जाते हैं। तो अगर हम वर्स्ट बात करें, वर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? विद नो ऑफेंसेस टू एनी कपल, अगर आपकी बन रही है बहुत अच्छा, 1 and 8 बहुत बुरा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 1 and 7 बहुत बुरा कॉम्बिनेशन बनता है। 4 and 8 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तौबा, अच्छा। तौबा। हम्म। और एक कॉम्बिनेशन जो बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जनरली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 2 and 8, क्योंकि एक टोटली अपने एक मोमेंट की भावना में रहता है, और एक इंसान है जिसको कोई बात करनी नहीं आती है। वो कौन है? 2 नंबर? 8 अच्छा। 8 वाले को अपने दिल की बात करनी नहीं आती है। अच्छा। उसको मोमेंट में प्रैक्टिकलिटी अच्छा लगता है, उसको मोमेंट को, उस मोमेंट का बेस्ट करना अच्छा लगता है, और 2 वाला उसमें चांद तारे लगाता रह जाता है। इमोशनल है क्योंकि 2 वाला। यस। तो अगर जैसे अब आपने कुछ वर्स्ट कॉम्बिनेशंस बताए हैं, अगर मैं इनकी सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात करूं कि इनकी शादी हो गई या ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो क्या इनके लिए कुछ उपाय भी हैं? देखिए और वो यहाँ पे कौन से नंबर के लिए आप बता रहे हो वो भी बताना कि कौन से कॉम्बिनेशन के लिए। एक उपाय जो हर एक कॉम्बिनेशन कर सकता है, सबसे पहले तो दूसरे की बात सुनिए। हम्म। बैठकर एक दूसरे का जस्ट, बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे वाले का हाथ एक पकड़ कर एक बार उसको कह दिया जाए, आई एम देयर फॉर यू, तेरे दिल में कुछ है तो बोल। तो ये बहुत एक अच्छा आस्पेक्ट बनता है, तो ये उपाय तो हर एक कोई कर लेना चाहिए। और वैसे अगर मेरे को जैसे कि हमने पहले बात की कि एक कॉमन उपाय जो करना चाहिए, तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार एक साथ मंदिर ज़रूर जाएं, और ये सभी नंबर के कम्बिनेशंस कर सकते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार मंदिर ज़रूर जाएं, राधा कृष्ण के स्वरूप के सामने जाकर समर्पण भाव से बैठें कम से कम 5 मिनट, और उनसे आशीर्वाद मांगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे दूर कीजिए। ये तो बात हुई न्यूमरोलॉजी की। अभी मेरे को आपसे पूछना है कि कौन सी मॉडलिटी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने अभी पीछे एस्ट्रोलॉजी की भी बात करी है, अभी हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कौन सी सबसे ज़्यादा पावरफुल है? एक ना चचा ट्रम्प जैसे चचा हमारे पास हरियाणा में भी, हमारे इंडिया में भी हैं। ट्रम्प जैसे? ट्रम्प जैसे हैं वो भी। ये कौन है? हाँ, वो है एक तनेजा जी करके कोई। अच्छा। मेरे साथ, मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ। आप उमंग तनेजा की बात कर रहे हो? बिल्कुल, प्रणाम सर, चरण स्पर्श। तो वो उनके कई चीज़ों में बहुत अच्छी बात भी करते हैं, वो कई चीज़ों में मेरे को उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं होता है। जैसे कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में बात की थी कि वास्तु कुछ नहीं है, न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, पामिस्ट्री बहुत एक्यूरेट है। अब यहाँ पर एक मैं आपको बात बताता हूँ कि एक कॉमन फैक्ट है जो हर किसी को पता है कि हर थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद आपके हाथों की लकीरें एक्चुअली चेंज होती हैं। हाथों की लकीरें चेंज होती हैं? देर बिल्कुल चेंज नहीं कि ये लकीर अगर यहाँ तक जा रही है तो ये इधर को आ जाएगी, लेकिन कुछ चेंज आता ज़रूर है। हर 15 दिन में? 15 दिन से 30 दिन के अंतराल में कुछ ना कुछ फर्क ज़रूर आता है। और ये एक जानबूझकर भगवान की दी हुई नेमत है, आप कह लीजिए कि हाथ जिससे हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म हम करते जाते हैं वो हमारे हाथों में उसका रिजल्ट साथ साथ चढ़ता जाता है। अनिकेत करना वो शुरू करते वो उस तरफ डायरेक्शंस दे देता है। और अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं कि कौन सी मोडेलिटी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, एक तना है, उसकी कुछ शाखाएं निकली हैं। तना है नवग्रह, वहाँ से ही निकला है। एक शाखा है उसकी पामिस्ट्री, एक है न्यूमरोलॉजी, एक है वास्तु, एक है एस्ट्रोलॉजी, एंड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। तो अगर हम कहें कि कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है। अगर हम पामिस्ट्री की बात करें, जैसे वो बोलते हैं, चचा बोलते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ पामिस्ट्री ही अच्छी है, तो फिर मतलब आप मेरे को एक बात बताइए कि आप जब हाथ देखते हैं तो किसी का जुपिटर माउंट, किसी का वीनस माउंट, किसी का मरकरी माउंट नहीं देखते हैं। तो अगर आप उसी जुपिटर, वीनस एंड मरकरी को किसी के हाथ में देख रहे हैं, और वही अगर कुंडली में देख लिया जाए, वही नंबर्स में देख लिया जाए, और उन्हीं को डायरेक्शन लॉर्ड्स को अगर हम बात कर दें वास्तु में, तो वो कैसे गलत है? तो तना एक है, शाखाएं अलग हैं। एक चीज़ मेरे को आपसे और पूछनी थी, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, कि मैंने बहुत सी रील्स देखी हैं, ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, जो लोग जिम जाते हैं तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके हाथों के नीचे गांठें बन जाती हैं, मतलब उंगलियों के नीचे। Yes. तो वो
कि आप उससे अपना शुक्र खराब कर रहे हैं या आप अपना पर्टिकुलर ग्रह खराब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है आपके हाथ में ही नवग्रह हैं। जी। तो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आपके उधर गांठ बन गई, वहाँ वो जगह उभरी नहीं होनी चाहिए और वो उभर गई, या दबनी नहीं चाहिए दब गई, तो ऐसा कुछ होता है? दो जवाब देना चाहूँगा इसके। नंबर वन तो एक वो शेर बड़ा अच्छा है पर उसके पूरा याद नहीं है मुझे, कि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। बिल्कुल। तो अगर जिसके हाथ नहीं है तो फिर तकदीर तो उसकी भी है। दूसरी बात, जिम जाने वाले लोग, आज तो चलो हम जिम की बात करते हैं, पिछले आज भी कुछ लोग लेबर करते हैं। कई लोगों का काम ही ऐसा है कि हाथों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और जिम जाने वाले तो वैसे ही अपना शनि और मंगल बहुत अच्छा कर लेते हैं, रेगुलर पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं तो सूर्य भी साथ में मजबूत कर लेते हैं। तो ये अगर कह रहे हैं कि जिम जाने से हाथों की सुंदरता खराब करके आप अपने ग्रह खराब कर रहे हैं, तो गड़बड़ है। कुछ कहना चाहता हूँ पर छोड़ो। नहीं नहीं, अब बोलो। ठीक है। एक बार किताबों में रिफ्रेशर कोर्स कर रही है, जरूरत है भाई आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो भैया इस पॉडकास्ट के एंड में ना आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहता हूँ मैं। पैसा या प्यार? प्यार। अच्छा, तो इसका छोटा छोटा बता भी दो, ऐसा प्यार क्यों चूज किया आपने? प्यार देता है आपको पीस ऑफ माइंड। ये हम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी उसके बारे में है ये। प्यार देता है आपको पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मतलब चंद्र अच्छा, मतलब आप अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस अच्छे लेंगे। और जब सारी जिंदगी के डिसीजंस अच्छे लेंगे और आपके पीस ऑफ माइंड होगा, तो आप बुद्ध भी ठीक कर लेंगे, पैसा भी आ जाएगा, हार्डवर्क भी कर लेंगे, शनि भी आपका खुश रहेगा, और अपने आप को पर्टिकुलर भी रख लेंगे उस एक इंसान के लिए, तो सूर्य भी मजबूत हो जाएगा। उसी इंसान के लिए फेथफुल रहेंगे तो बृहस्पति भी अच्छा रहेगा। उसी इंसान के साथ अपना पैशन दिखाएंगे तो मंगल भी अच्छा रहेगा। लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज? ऑलवेज लव मैरिज। अच्छा, ऑलवेज लव मैरिज। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? आने वाले समय से बात करूं तो बेटर विल बी स्टॉक मार्केट, और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के रिजल्ट्स हमेशा लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट को ज़्यादातर, तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है, तो बीट कर जाते हैं इफ़ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर गुड। ये नेक्स्ट वाला आपके लिए थोड़ा सा शायद टफ होने वाला है। न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री? न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, ओके। इंडिया या यूएसए ग्रोथ में आगे आने वाले समय में? आने वाले समय में ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इंडिया की यूएसए से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ये हमने बात भी कर ली इस बारे में। सबसे पावरफुल नंबर, कोई एक नंबर? 5। ओके। और सबसे डेंजरस ग्रह जिससे लोग डरते हैं या डर रहे हैं, डरना चाहिए? डरते हैं लोग राहु शनि से, लेकिन एक्चुअली डरना चाहिए मंगल से। अच्छा। क्योंकि मंगल ऐसा क्रूर है कि अगर मंगल की बुरी दृष्टि आप पर आ जाए तो इंसान को कहीं से कहीं फेंक देती है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस पॉडकास्ट के एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा और आपको भी कुछ सीखने को मिला और क्वेश्चंस हैं आपके मन में बहुत सारे, कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना नेम लिखिए, और आप कनेक्ट कर सकते हैं शब्द भैया से। शब्द भैया की टीम आपको बिल्कुल कनेक्ट करेगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन भैया। थैंक यू भैया।